काम ऐसा करो कि जवानी हंसे, काम ऐसा करो कि जवानी हंसे, रोने वाले की आंखों का पानी हंसे। काम ऐसा करो कि जवानी हंसे, रोने वाले की आंखों का पानी हंसे। काम कुछ करके ऐसा गुजर जाओ दुनिया में तुम, मरने के बाद तेरी निशानी हंसे, मरने के बाद तेरी कहानी हंसे। नमस्कार मेरे सिर सेनियों, हिंदी की महागाथा में आपका स्वागत है। मैं हूँ श्रीपत यादव और आप लोग देख रहे हैं हिंदी की महागाथा। हिंदी की महागाथा में आज बात होगी रीतकाल की, जी, जिसे कहा जाता है श्रृंगार काल। आज बात होगी उस रीतकाल की जिसमें घोर श्रृंगारिकता व्याप्त थी। आज उस रीतकाल की बात होगी जिसमें एक बिहारी सब पर भारी हो गया। मात्र एक बिहारी के 719 दोहे ने सब पूरे रीतकाल में तहलका मचा दिया। उस रीतकाल की बात करेंगे। अगर आप यूपी टीजीटी, पीजीटी, यूपी टेट, सुपर टेट, सी टेट की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। अगर आप हाई स्कूल इंटर में हैं, ये वीडियो आपके लिए है। हर जगह यहाँ से प्रश्न जरूर आते हैं। देर नहीं करेंगे, आप लोगों के लिए रीतकाल का विभाजन, रीतकाल की विशेषताएं, उसके प्रमुख कवि, उसकी प्रमुख जो महत्वपूर्ण घटनाएं हैं उनका जिक्र करेंगे। बात करते हैं रीतकाल विभाजन कितने भागों में किया गया है। तुरंत हाजिर हो गए हैं आप लोगों के सामने। अब तक अगर वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए, चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। देखते हैं रीतकाल। रीतकाल जो श्रृंगार काल के नाम से जाना जाता है, इसको 3 भागों में हमारे विद्वानों ने विभाजित किया है। वो कौन कौन से हैं? पहला है जो रीतकाल का विभाजन, वह है रीतिबद्ध। क्या है? रीतिबद्ध। पहला विभाजन किया गया रीतिबद्ध के रूप में। और दूसरा किया गया है रीति सिद्ध। क्या? रीति सिद्ध, ये दूसरा है। तीसरा क्या है? तीसरा है रीति मुक्त। क्या है? रीति मुक्त। इस प्रकार से 3 विभाजन हुए रीतकाल के। सबसे पहले रीति मुक्त की बात करते हैं, जिसमें उस कवि जो दरबारी विलासिता में लिप्त था और दरबारी विलासिता को त्यागने के बाद निकल गया, उसकी बात करेंगे। सबसे पहले कौन है? इसमें है घनानंद। क्या? घनानंद। नाम तो सुना ही है। रचना और अन्य कवि तुरंत लेकर के हाजिर हैं। उसके बाद कौन सा है? घनानंद के बाद है आलम। क्या? आलम। और कौन है? ठाकुर। ठाकुर। और कौन है? बोधा। घनानंद, आलम, ठाकुर, बोधा, ये ऐसे कवि थे जिन लोगों ने जो रीतकाल की सामान्य प्रवृत्तियां थीं और रीतकाल में जो दरबारी विलासिता थी, उसका खूब उपयोग करने के बाद अपनी रचनाओं का वर्णन किया है। सबसे पहले घनानंद, उसके बाद आलम, फिर ठाकुर, फिर बोधा। और रीतिबद्ध में, रीति सिद्ध में अन्य किन कवियों का योगदान रहा उसकी बात करेंगे। सबसे पहले घनानंद की रचना की। ये रचना क्या है? इश्क लता। क्या है? इश्क लता। घनानंद एक ऐसे महत्वपूर्ण व्यक्ति जिन्होंने दरबार में रह करके एक सुजान नाम की नर्तकी से प्रेम किया और उसने इनको त्याग दिया। इसीलिए घनानंद जी ने उसी को ध्यान में रख करके बहुत सारी रचनाएं रच डाली। जो प्रमुख रचना है इनकी इश्क लता। इसके अतिरिक्त क्या है? इसके अतिरिक्त एक और है जो इनकी रचना जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण मानी जाती है, वह क्या है? तो वह है सुजान हित प्रबंध। क्या है? सुजान उसी का नाम दे दिया था। क्या है? सुजान हित प्रबंध।
सुजान हित प्रबंध। जी, अगले कवि हैं आलम। आलम की रचना है आलम के, क्या है? आलम के, आलम के। और उसके बाद है ठाकुर। ठाकुर साहब की रचना है ठाकुर ठसक। क्या? ठाकुर ठसक। इसके बाद है बोधा, और बोधा की रचना है इश्कनामा। क्या? इश्कनामा। जी हाँ, इनकी रचना है इश्कनामा। इसके बाद एक और महत्वपूर्ण कवि हैं, वो हैं द्विजदेव। कौन है? द्विजदेव। द्विजदेव अद्भुत व्यक्ति। बोधा, आलम, ठाकुर, घनानंद के बाद द्विजदेव अपने आप में एकदम अद्भुत प्रतिभा को लेकर के इन्होंने लिखा। क्या लिखा? तो इन्होंने लिखा श्रृंगार बत्तीसी। क्या? श्रृंगार बत्तीसी। श्रृंगार बत्तीसी। ये जो हमारा रीतिकाल का रीति मुक्त था, इसके इतने प्रमुख कवि निश्चित है कि जो कवि और जो रचनाएं पूछी जाएंगी इससे बाहर नहीं जाएगा अगर रीति मुक्त की बात होगी तो। अगली बात करेंगे अरीति सिद्ध की। अरीति सिद्ध अकेला बिहारी लाल, जिसने पूरे रीतिकाल को हिला करके रख दिया। दूसरे नंबर पर आते हैं बिहारी लाल। इनकी रचना बच्चा बच्चा जानता है कि कौन सी है, तो है बिहारी सतसई। क्या है? बिहारी सतसई। बिहारी लाल की रचना बिहारी सतसई, जो कि 719 दोहों के द्वारा, ये दोहे हैं, इसमें है 719 दोहे। तो बिहारी लाल ने एकमात्र रचना जिसमें 719 दोहे लिखे, इतने फेमस कैसे हो गए? आप सोचिए, तुलसीदास जी की रामचरितमानस जो एक महाकाव्य है, अब तक उस पर सबसे ज्यादा टीका लिखी गई है, और उसके बाद अगर हिंदी साहित्य का कोई ग्रंथ है तो वह है बिहारी लाल की बिहारी सतसई, जिस पर सबसे ज्यादा टीका लिखी गई है। तो मानना तो पड़ेगा ही कि बिहारी एक अद्भुत कवि हैं। बिहारी जी ने जयपुर के राजा जय सिंह को एक दोहा लेकर के भेजा था, जब वो दरबारी विलासता में व्याप्त हो गए थे, रनिवास में चले गए थे, तो लिखा था उन्होंने कि नहीं पराग नहीं मधुर मधुर नहीं विकास की काल, अली कली ही से बंधु आगे कौन होगा। अब बात करते हैं अगले कवि की, जो है रसनिधि। कौन है? रसनिधि, जो रीति सिद्ध कवि हैं, और इनकी जो रचना है वह है रतन हजारा। रतन हजारा ये रचना है। तो ये रीति सिद्ध काव्य के अंतर्गत ये दो कवि आते हैं, जिनमें बिहारी लाल से तो आप पहले से वाकिफ हैं। अब बात करेंगे रीतिबद्ध की। रीतिबद्ध के अंतर्गत जो कवि आते हैं, जिन कवियों ने रीतिबद्ध में अपना लोहा आप लोगों के सामने प्रकट कर दिया है, उनकी बात हम करेंगे। वो हैं सबसे पहले केशवदास। कौन है? केशवदास नंबर 1 पर आ जाते हैं आपके केशवदास। केशवदास, तो केशवदास जी जिन्होंने इस रीतिबद्ध काव्य में रचना ही नहीं की, रीति काल का प्रारंभ कर दिया केशवदास जी ने। और रीति काल का प्रवर्तक अगर किसी को माना जाता है तो केशवदास जी। रीति काल का प्रवर्तक
रीतिकाल के प्रवर्तक हैं। कौन है? तो केशवदास जी हैं। अब इनकी रचना की बात करेंगे तो इनकी रचना है कौन सी? तो इनकी रचना है रामचंद्रिका। क्या है? रामचंद्रिका, जिसके बारे में आप लोग खूब जानते हैं। रामचंद्रिका। फिर है कविप्रिया। क्या है? कविप्रिया। रामचंद्रिका, कविप्रिया। इसके अतिरिक्त कौन सी रचना है? वह है रसिक प्रिया। क्या है? रसिक प्रिया। इसके अतिरिक्त क्या है? तो वह है विज्ञान गीता। विज्ञान गीता। केशवदास जी की अन्य रचनाएं भी हैं, लेकिन अक्सर जो पूछा जाता है वो जी इससे बाहर नहीं पूछेगा। अगली बात करेंगे रामचंद्रिका। जो आपने यहाँ देखा, तो रामचंद्रिका क्या है? रामचंद्रिका को तुलसीदास जी की रामचरितमानस के ईर्ष्या से लिखा था। तुलसीदास जी की ईर्ष्या से लिखा था रामचंद्रिका को। किसने? केशवदास जी ने। क्यों? क्योंकि रामचंद्रिका जो लिखने का कारण था कि जो रामचरितमानस थी तुलसीदास जी की, उसको इतना फेमस होता देख करके इनसे रहा नहीं गया। और तुलसीदास जी ने लगभग 2.5 वर्ष में रामचरितमानस को लिखा था। इन्होंने एक रात में लिख डाला रामचंद्रिका, और एक रात में लिख डालने के कारण इसमें इतना पांडित्य प्रदर्शन कर दिया, इतने कठिन शब्दों का प्रयोग कर दिया कि इनको कठिन काव्य का प्रेत कहा जाने लगा और हृदयहीन कवि कहा जाने लगा। और इस रामचंद्रिका को छंदों का अजायब घर कहा जाता है। अगले कवि की बात करते हैं, तो अगले कवि कौन है? अगले कवि हैं चिंतामणि। कौन है? दूसरे नंबर पर आ जाते हैं चिंतामणि। कौन है? चिंतामणि। नाम तो सुना है आप लोग। चिंतामणि। इनकी रचना कौन सी है? तो वो है रसराज। क्या है? रसराज। अगली रचना कौन सी है? तो वह है छंद विचार। क्या है? छंद विचार। अगली रचना जो बहुत महत्वपूर्ण और बहुत बार पूछी गई है, वह है कवि कुल कल्पतरु। क्या? कवि कुल कल्पतरु। अगली क्या है? अगली है श्रृंगार मंजरी। श्रृंगार मंजरी। क्या? श्रृंगार मंजरी। अगली रचना की बात नहीं करेंगे, अब अगले कवि की बात करेंगे। वो कवि कौन है? तीसरे नंबर पर आ जाते हैं मतिराम। क्या? मतिराम। मतिराम प्रकांड विद्वान। मतिराम कौन है? ये चिंतामणि के भाई साहब हैं। जी हाँ, याद रखना, चिंतामणि और मतिराम दोनों भाई थे। इनकी रचना कौन सी है? तो इनकी रचना है रसराज। क्या है? रसराज। और क्या है? और है ललित ललाम। क्या है? ललित ललाम। इनकी रचना है। अब आप कहेंगे रसराज इन्होंने भी लिखा है और रसराज इनके भैया ने लिखा है, तो भाई हो सकता है ना, दोनों लोग लिख दिए हैं। दोनों की रचना है रसराज। इन्होंने अपनी रसराज लिखी है, इन्होंने अपनी लिखी है। अब बात करेंगे अगले कवि की, और अगले कवि हैं भूषण। कौन है? तो हैं भूषण है। ठीक। अब भूषण जी का जो मूल नाम था वो क्या था? वो था पतिराम। क्या? पतिराम। अब देखिए, चिंतामणि, मतिराम और पतिराम, ये तीनों भाई हैं। चिंतामणि, मतिराम और पतिराम। पतिराम का जो मूल नाम था, पतिराम का वो भूषण जो नाम आया, वो पहले नाम इनका पतिराम ही था, बाद में इनका नाम हुआ भूषण। भूषण इनको एक उपाधि मिली सोलंकी राजा के द्वारा, तब से भूषण हो गए। अब बात करेंगे भूषण की रचनाओं की, तो इनकी जो रचना है वह क्या है? इनकी जो प्रमुख रचना है वह है शिवराज भूषण। क्या? शिवराज भूषण। शिवराज
भूषण। इसके अतिरिक्त क्या है? इसके अतिरिक्त है शिवा बावनी। क्या है? शिवा बावनी। इसके अतिरिक्त इनकी जो अन्य रचना है वह है छत्रसाल दशक। यहीं पर लिखते चले जाते हैं। क्या है? छत्रसाल दशक है। क्या है? तो छत्रसाल दशक है। क्या है? छत्रसाल दशक है। अब बात करते हैं भूषण की अन्य उपाधियों के बारे में। जहां रीतिकाल में केवल और केवल श्रृंगारिक रचनाएं होती थी, जहां रीतिकाल में दरबारी विलासिता रहती थी, वहां पर भूषण जी ने राष्ट्रीयता को अपनाया। वहां पर भूषण जी ने रीतिकाल में इन्होंने वर्णन किया वीर रस का। जी हाँ, रीतिकाल में इकलौते वीर रस प्रधान रचना करने वाले अगर कोई कवि हैं तो वह है भूषण जी। इसीलिए इनको रीतिकाल का राष्ट्रीय कवि कहा जाता है और हिंदी का प्रथम राष्ट्रीय कवि कहा जाता है। लिख देते हैं। क्या? रीतिकाल का राष्ट्रीय कवि। राष्ट्रीय कवि कौन है? तो भूषण जी हैं। जी हाँ, भूषण जी जो पतिराम हुआ करते थे वो रीतिकाल के राष्ट्रीय कवि हैं और इन्होंने वीर रसात्मक क्या? वीर रसात्मक काव्य की रचना की। वीर रसात्मक काव्य लिखे हैं। कब लिखा? जब हर तरफ दरबारी विलासिता विद्यमान थी तब लिखा है इन्होंने। अब बात करेंगे अगले कवि की। जो 5 नंबर पर आपका कवि आएगा वो है पद्माकर। 5 नंबर पे आते हैं पद्माकर। चलिए बात करेंगे भाई पद्माकर की। पद्माकर की जो रचना है वो है गंगा लहरी। क्या है? गंगा लहरी। गंगा लहरी। अगले जो कवि हैं उन पर पहुंचने से पहले इनकी अगली रचना को जान लो। वो है पद्माभरण। क्या है? पद्माभरण इनकी रचना है। एक और इनकी रचना है वह है जगत विनोद। क्या है? जगत विनोद। जगत विनोद। जगत विनोद। ये कहीं कहीं पर आपको जगत विनोद भी मिल जाएगी। जब इसके साथ इसका मेल हो जाएगा तब जगत विनोद हो जाएगा। ठीक है? या इसको ऐसे भी हम लिख सकते हैं। कैसे? ये जगत विनोद। अब बात करेंगे अगले कवि। अगले कवि कौन है? तो अगले कवि हैं सेनापति। 6 नंबर पर आएंगे सेनापति। क्या? सेनापति आएंगे। अब जो सेनापति हैं इनकी जो रचना है वह है कवित्त रत्नाकर। क्या? कवित्त रत्नाकर। इसके अतिरिक्त जो कवि हैं वो हैं देव। क्या? देव, जिन्हें कहा जाता है कविदेव। कविदेव की जो रचना है वह है भवानी विलास। क्या है? भवानी विलास। भवानी विलास। इनकी एक और रचना है वह क्या है? वह है भाव विलास। क्या है? भाव विलास। रीतिकाल में सर्वाधिक रचना करने वाले अगर कोई हुए हैं तो कवि देव हुए हैं। रीतिकाल में इन्होंने सर्वाधिक रचना की है। जैसे एक और रचना इनकी है वह है शब्द रसायन। क्या है? शब्द रसायन इनकी रचना है। और देव जी के अतिरिक्त जो अन्य कवि हैं उनकी बात करते हैं 8 नंबर पर। वो हैं भिखारी दास। कौन है? भिखारी दास। भिखारी दास। क्या? भिखारी दास। इनकी रचना क्या है? काव्य निर्णय। क्या? काव्य निर्णय। और क्या है? श्रृंगार निर्णय।
क्या? श्रृंगार निर्णय, श्रृंगार निर्णय, समझ रहे हैं ना? श्रृंगार निर्णय। अगले कवि हैं वृंद, कवि वृंद, कवि वृंद, और इनकी जो रचना है वह है वृंद, वृंद सतसई। क्या? वृंद, वृंद सतसई। अगले कवि कौन है? तो अगले कवि हैं कुलपति मिश्र। 10 नंबर पर आ जाते हैं, ये हैं कुलपति। क्या? कुलपति मिश्र जी, कुलपति मिश्र। और इनकी जो रचना है वह है रस रहस्य। क्या है? रस रहस्य। कुलपति मिश्र रचना है रस रहस्य। इसके अतिरिक्त जो कवि हैं वो है ग्वाल कवि। 11 नंबर पर जो कवि आता है वह है ग्वाल कवि। क्या है? तो ग्वाल कवि। और ग्वाल कवि इनकी रचना कौन सी है? तो इनकी रसिकानंद। क्या है? रसिका नंद। क्या है? तो रसिका नंद है। इसके अतिरिक्त एक और रचना इनकी मिलती है वो है साहित्यानंद। क्या है? वो है साहित्यानंद। क्या? साहित्यानंद है। इसके अतिरिक्त और है रचनाएं इनकी काफी हैं, लेकिन इतने कवि और इनकी जो रचनाएं हैं आप लोग यदि इनको याद कर लिए, इससे बाहर प्रश्न नहीं जाएगा, इसमें कोई संशय नहीं है। आप लोग एकदम बेधड़क पेपर की खोपड़ी में छेद कीजिए। अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया था कि लाइक कर दीजिए, चैनल पर पहली बार आया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। बढ़ते हैं आगे। आगे क्या? आपने रीति मुक्त, रीति सिद्ध और रीतिबद्ध काव्य के बारे में पढ़ा। अब जब आपसे ये पूछा जाएगा कि आलम किस शाखा के और किस काल के कवि हैं, तो आप बताएंगे कि रीति काल के हैं और रीति मुक्त के हैं। आलम की रचना किसकी है? तो आलम की है। इसका नामा किसकी है? इसका नाम आए, देखिए इसका नामा मात्रा नहीं रहेगी। इसका नामा किसकी है? तो बोधा की है। श्रृंगार बत्तीसी किसकी है? तो दुष्देव की है। ऐसे ही अगर यहाँ प्रश्न किया जाएगा क्या कि रसराज किसकी रचना है, तो आप कहेंगे चिंतामणि की है। अगर पूछा जाएगा कि रसराज दूसरी किसकी रचना है, तो मतिराम की है। या ये आ गया कि मतिराम की प्रमुख रचना क्या है, तो आप बताएंगे रसराज है, ललित लराम है। इसके अतिरिक्त भूषण की रचना क्या है, तो शिवराज भूषण है। ऐसे ऐसे जो भी प्रश्न आएंगे आप एक एक करके उनको धराशायी करते हुए चले जाइएगा, क्योंकि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। पेपर को उसकी औकात में रखना है। अब हम बात करेंगे आगे, और आगे बात होगी इसकी प्रमुख विशेषताओं की। इसकी प्रमुख विशेषताओं जिसका इसमें वर्णन किया गया है, इसको तोड़ करके हम बात करेंगे आगे। इसकी प्रमुख विशेषताएं क्या हैं, देखते हैं। इसकी जो प्रमुख विशेषताएं हैं उसका जिक्र करेंगे हम। यहाँ पर आ जाते हैं रीति काल की प्रमुख विशेषताएं। क्या? विशेषताएं। अक्सर विशेषताएं पूछी जाती हैं जिनसे आप परेशान हो जाते हैं। अब परेशान होने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल नहीं है। रीतिकाल की जो विशेषताएं हैं उसमें सबसे प्रमुख विशेषता है क्या? रीति ग्रंथों का निर्माण। क्या है? रीति ग्रंथों का निर्माण प्रारंभ कर देते हैं यहाँ से। वो है रीति ग्रंथों का
रीति ग्रंथों का निर्माण। रीति काल में रीति ग्रंथों का निर्माण खूब हुआ। इसके बाद दूसरे नंबर की जो विशेषता है वो क्या है, तो वह है श्रृंगार रस की प्रधानता। बिल्कुल भूलना नहीं, सबसे ज्यादा बात पूछा गया, क्या? श्रृंगार रस की प्रधानता। रीतिकाल की सबसे बड़ी विशेषता यही है, श्रृंगार रस की प्रधानता। इसको बिल्कुल नहीं भूलना, क्योंकि इसको भूल गए सब चौपट हो गया। तो श्रृंगार रस की जो सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है वो, रीतिकाल की जो सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है वो है श्रृंगार रस की प्रधानता। अगली बात करेंगे, अगले 3 नंबर की जो विशेषता है, 3 नंबर की विशेषता क्या है, तो वह है प्रकृति का उद्दीपन रूप में चित्रण। क्या? प्रकृति का उद्दीपन रूप में चित्रण। प्रकृति का उद्दीपन रूप में चित्रण किया गया है। अगली विशेषता क्या है, तो अगली विशेषता है आश्रय दाताओं की प्रशंसा। जी हाँ, किसकी? आश्रय दाताओं की प्रशंसा। जैसे आदिकाल में आश्रयदाता राजाओं की प्रशंसा होती थी, ऐसे ही रीतिकाल में भी आश्रयदाता राजाओं की प्रशंसा होती थी और होती रही है काफी दिनों तक। और कुछ ऐसे कवि थे जिन्होंने राजाश्रय में पूर्ण रूपेण अपना जीवन यापन करना उचित नहीं समझा, लेकिन आश्रयदाता राजाओं की प्रशंसा सबसे महत्वपूर्ण इसकी विशेषता है। अगली विशेषता की बात करेंगे, जो 5वीं विशेषता है। वो 5वीं विशेषता क्या है, तो 5वीं विशेषता है कला पक्ष की प्रधानता। क्या है? कला पक्ष की प्रधानता। कला पक्ष की प्रधानता। लेकिन इसमें बिहारी लाल एक ऐसे कवि हुए जिन्होंने कला पक्ष के साथ साथ भाव पक्ष को भी ध्यान रखा है। फिलहाल जो रीतिकाल है उसमें कला पक्ष की सबसे ज्यादा प्रधानता रही है। अगली विशेषता क्या है, देखते हैं। अगली विशेषता 6 नंबर की जो विशेषता है, 6 नंबर की विशेषता क्या कहती है, तो ये कहती है कि दोहा और सवैया छंदों का प्रचुर प्रयोग हुआ। क्या? दोहा और सवैया छंदों का प्रचुर प्रयोग। दोहा और सवैया छंदों का प्रचुर प्रयोग हुआ इस काल में। और अगली विशेषता क्या है, 7वीं विशेषता है। 7 नंबर की जो विशेषता है वह काव्य भाषा के रूप में ब्रज भाषा की प्रतिष्ठा। क्या है? काव्य भाषा के रूप में ब्रज भाषा की प्रतिष्ठा। ब्रज भाषा की प्रतिष्ठा। क्या? प्रतिष्ठा। और क्या हुआ, काव्य भाषा के रूप में ब्रज भाषा की पूर्ण रूपेण प्रतिष्ठा रही। इसके अतिरिक्त और क्या रहा, और इसका व्यापक प्रचार प्रसार हुआ। और व्यापक प्रचार प्रसार, मतलब ब्रज भाषा का इन्होंने पूर्ण रूपेण प्रयोग किया और इसका खूब प्रचार भी किया है। अगली बात करते हैं, जो सबसे महत्वपूर्ण है वो क्या है, तो वो है कि रीति परंपरा की प्रथम काव्यकृति कौन सी है। रीति परंपरा की जो प्रथम काव्यकृति है वो कौन सी है। अगर इसको जाने बिना चले गए तो बहुत मुश्किल है जी। वर्णन करेंगे, यहां देखते हैं रीति परंपरा की, रीति परंपरा की प्रथम, रीति परंपरा की प्रथम काव्यकृति, प्रथम काव्य कृति
कौन सी है? रसमंजरी। जी हाँ, क्या है? रसमंजरी। क्या है? क्या है? रसमंजरी है। और इसके रचनाकार कौन है? नंददास जी है। कौन है? नंददास। इस रसमंजरी के रचनाकार हैं नंददास जी, जो रीतकाल के रीति परंपरा की पहली पुस्तक रही है, जो आधारित किस पर है? तो ये नायिका भेद पर आधारित है। किस पर है? यह नायिका भेद पर आधारित है। तो इस प्रकार से जो रीतिकाल था आपने बहुत बेहतर तरीके से समझ लिया है, पढ़ लिया है, कोई दुविधा नहीं होगी। रीतकाल से संबंधित कोई विशेषता आएगी, इससे बाहर नहीं जाएगी। रीतकाल से संबंधित कोई कभी पूछा जाएगा, उसकी रचना पूछी जाएगी, इससे बाहर नहीं जाएगा, निश्चित है और जरूर जाएगा। आप अपनी प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता निश्चित ही प्राप्त करेंगे। अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लीजिए। आज की क्लास आप लोगों को कैसे लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। ऐसे ही बेहतरीन क्लास के लिए आप लोग हिंदी की महागाथा को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय हिंद।